सो हेलो गाइज, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेल्दी एडवाइस। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं डायरिया और डिसेंट्री के बारे में। काफ़ी सारे लोग हैं जो डायरिया और डिसेंट्री के बीच में जो डिफरेंस होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण अगर उन्हें डायरिया या डिसेंट्री की समस्या होती है तो काफ़ी सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण सिचुएशन ठीक होने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ जाती है या कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आखिर डायरिया और डिसेंट्री में क्या डिफरेंस हो सकता है? डायरिया और डिसेंट्री में कौन कौन से सिम्टम्स दिखते हैं जिसे देखकर आप पूरी तरीके से ये समझ पाएं कि कौन सा डायरिया है और कौन सा डिसेंट्री कहा जाएगा, और किस सिचुएशन में आपको एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। डायरिया में एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है या तो फिर डिसेंट्री में एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो लाइक ज़रूर करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सके। डायरिया हो या डिसेंट्री, ये दोनों संक्रमण छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक में दिखने वाला संक्रमण है। छोटे बच्चों में ये संक्रमण ज़्यादा प्रभावित करता है क्योंकि छोटे बच्चे का जो इम्यूनिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है, और इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण ये दोनों संक्रमण डायरिया या डिसेंट्री छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। छोटे बच्चे या तो फिर संक्रमित खाना खाए होंगे या तो फिर संक्रमित पानी पीने के कारण ही ये दोनों संक्रमण छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक में देखा जाता है। मोस्टली अगर आप किसी भी तरह का संक्रमित खाना खाते हैं या तो फिर संक्रमित पानी पीते हैं तो डायरिया या डिसेंट्री का संक्रमण आप तक पहुंचता है और आपको प्रभावित करता है। तो पहले जानते हैं डायरिया और डिसेंट्री किसके कारण उत्पन्न होती है। डायरिया मोस्टली वायरल है, यानी वायरस से उत्पन्न होने वाला संक्रमण है। अगर किसी बच्चे में, बुजुर्ग में या तो फिर किसी भी एडल्ट में डायरिया की समस्या दिखती है तो वो 90% केसेस में वायरस से उत्पन्न होते हुए देखा गया है। वहीं डिसेंट्री मोस्टली बैक्टीरियल है, यानी बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला संक्रमण है। अगर किसी बच्चे या बुजुर्ग या तो फिर किसी भी एडल्ट में डिसेंट्री की समस्या दिखती है तो वो 90% केसेस में बैक्टीरिया से उत्पन्न होते हुए देखा गया है। हालांकि डिसेंट्री वायरस के कारण भी, प्रोटोजोआ के कारण भी और इंटेस्टाइनल वॉर्म के कारण भी उत्पन्न होते हुए देखा गया है। यानी डिसेंट्री बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, और प्रोटोजोआ इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले वॉर्म्स के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। डायरिया में मोस्टली जो स्टूल होते हैं, यानी जो मल होते हैं, वो पूरी तरीके से वाटरी होते हैं, यानी पूरी तरीके से पानी जैसा होता है। अगर किसी बच्चे में डायरिया की समस्या है और उसे मल हो रही है तो वो पूरी तरीके से पानी की तरह होगा। ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी बच्चे को एक बार मल पूरी तरीके से पानी की तरह हो रहा है, यानी 24 घंटे में एक बार मल जो इसका है वो पूरी तरीके से पानी की तरह हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डायरिया से ग्रसित हो चुका है। डायरिया से ग्रसित होने के लिए मोस्टली बच्चों का जो मल है वो 3 से 4 बार, 24 घंटे में 3 से 4 बार पूरी तरीके से पानी की तरह होना चाहिए। तो डायरिया का जो मल है वो पूरी तरीके से पानी की तरह होती है, ना तो उसमें म्यूकस की मात्रा होती है और ना ही ब्लड की मात्रा होती है। अगर किसी बच्चे को डायरिया की समस्या है तो 24 घंटे में उसका जो मल है वो 4 बार भी हो सकता है या तो फिर कई गुना ज़्यादा भी होते हुए देखा गया है। तो डायरिया का जो मल है वो पूरी तरीके से पानी की तरह होता है। अब जानते हैं डिसेंट्री के बारे में। डिसेंट्री का जो स्टूल है, यानी मल है, उसमें म्यूकस की मात्रा भी हो सकती है, ब्लड की मात्रा भी हो सकती है, कभी कभी वाइट जैसा भी कलर निकलता है। तो अगर आपके बच्चों में डिसेंट्री की समस्या है तो उसका मल पानी की तरह नहीं होगा, उसके मल में म्यूकस की मात्रा भी होगी या तो फिर ब्लड की मात्रा भी होगी या तो फिर वाइटिश कलर का भी उसका स्टूल यानी मल दिख सकता है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया है डायरिया और डिसेंट्री में। अगर आपके बच्चों को किसी भी तरह से लूज मोशन हो रहा है तो आप ये दोनों को भी डिफरेंस कर देख सकते हैं कि आपके बच्चे डायरिया से ग्रसित हैं या तो फिर डिसेंट्री से ग्रसित हैं। डायरिया में मोस्टली कॉलिक पेन, यानी पेट दर्द की समस्या, और पेट में जो ममोरे की स्थिति होती है यानी स्टोमक क्रैम्प की समस्या बहुत ही कम देखी जाती है। यानी डायरिया में पेट दर्द की समस्या ना के बराबर होती है, लेकिन डिसेंट्री में पेट दर्द और
पेट में ममोरे की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण बच्चे काफ़ी ज़्यादा रोते रहते हैं। आप इस सिम्टम्स के जरिए भी काफ़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि आपका बच्चा डायरिया से ग्रसित है या तो फिर डिसेंट्री से ग्रसित है। डायरिया से ग्रसित होने वाले बच्चे काफ़ी कम रोते हैं क्योंकि उनमें पेट दर्द और पेट में ममोरे की समस्या नहीं होती है, लेकिन डिसेंट्री से ग्रसित होने वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा रोते हैं क्योंकि उनमें पेट दर्द और पेट में ममोरे की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो अब जानते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स के बारे में। नेक्स्ट सिम्टम्स को देखकर भी आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चा डायरिया से ग्रसित है या तो फिर डिसेंट्री से ग्रसित है। और नेक्स्ट सिम्टम्स है फीवर। फीवर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स माना जाता है डायरिया और डिसेंट्री को अलग करने के लिए, क्योंकि डायरिया में फीवर ना के बराबर देखा गया है। अगर कोई बच्चा या तो फिर एडल्ट बुजुर्ग कोई भी अगर डायरिया से ग्रसित होता है तो उसमें 90% केसेस में फीवर नहीं देखी गई है, लेकिन 10% केसेस में डायरिया में भी फीवर देखा गया है, लेकिन वो भी काफ़ी लो देखा गया है। अगर कोई बच्चा डायरिया से परेशान होता है, ग्रसित होता है, तो उसमें जो फीवर होती है वो काफ़ी लो बनी हुई होती है। लेकिन डिसेंट्री में फीवर देखा गया है। अगर कोई बच्चा बुजुर्ग या तो फिर कोई एडल्ट डिसेंट्री की समस्या से ग्रसित होता है तो उसमें फीवर देखी गई है और वो फीवर काफ़ी हाई बना हुआ रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हो जाता है, जिसे देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चा डायरिया से ग्रसित है या तो फिर डिसेंट्री से ग्रसित है, क्योंकि डायरिया में फीवर काफ़ी कम देखा गया है या तो फिर नहीं देखा गया है, लेकिन डिसेंट्री में फीवर देखा गया है। तो आप जानते हैं डायरिया और डिसेंट्री में हमारे शरीर का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है? तो डायरिया में मोस्टली हमारे शरीर का स्मॉल बॉवल्स अफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन, ल्यूमेंस एंड अपर इपिथेलियल सेल अफेक्टेड होता है, जिसके कारण डायरिया की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन डिसेंट्री में केवल क्लोन अफेक्ट करता है, जिसके कारण डिसेंट्री की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो पहले जानते हैं डायरिया के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर डायरिया मोस्टली 24 घंटे में 4 स्टूल्स हो रहे हैं, वो भी काफ़ी पानी की तरह हो रहा है, तो मोस्टली इसमें जो सिम्टम्स दिखते हैं वो डिहाइड्रेशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, वीकनेस की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर दिन भर में 4 स्टूल्स हो रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से पानी की तरह, तो वहाँ पे आपको एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। आप ORS से काम चला सकते हैं या तो फिर आप कोई भी ओरल डिहाइड्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शरीर में पानी की कमी होने लगती है। तो ओरल डिहाइड्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंट्रावेनस फ्लूइड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके कारण डायरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायरिया की समस्या काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पे एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है, एंटीवायरल भी कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है डायरिया को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे काफ़ी मुश्किल होता है डायरिया के केसेस में भी। डिसेंट्री के केसेस में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक के बिना आप डिसेंट्री को ठीक नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको ओरल डिहाइड्रेशन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंट्रावेनस फ्लूइड का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है और वीकनेस की समस्या देखी गई है। तो एंटीबायोटिक के साथ कुछ ऐसे मेडिसिन के भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपके डिसेंट्री को ठीक कर सकता है। अगर डिसेंट्री को समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, डिसेंट्री का जो ट्रीटमेंट है वो समय पर नहीं किया गया, तो इसके काफ़ी गंभीर परिणाम देखे जाते हैं। तो मोस्टली ये कुछ डिफरेंस है जिसे जानकर आप डायरिया और डिसेंट्री को काफ़ी आसानी से अलग कर सकते हैं और आप पहचान सकते हैं कि आपका बच्चा डायरिया से ग्रसित है या तो फिर डिसेंट्री से ग्रसित है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके।